पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा हजारों साल पुरानी तहजीबों का अमीन है, जिनमें बुद्धमत तहजीब नुमायां अहमियत की हामिल है। यहाँ स्वात, पेशावर, मर्दान, चारसदा और स्वाबी समेत कई शहरों में बुद्धमत की शानदार तहजीब के आसार मिलते हैं। इस बार हमने मजहबी और तारीखी सियाहत के लिए स्वाबी में आसार कदीमा के 3 मुकामात का इंतखाब किया और सबसे पहले बुद्धमत के कदीम मजहबी मुकाम बाहू ढेरी का रुख किया। संगलाफ पहाड़ के दामन में वाक़े इस मुकाम पर 2000 साल पहले तक बुद्धमत के पैरोकार अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जोक दर जोक आते थे, लेकिन फिर सफ़ेद हुंज ने इस इलाके पर जलगार करते हुए यहाँ मौजूद हर शय को तख्तो ताराज कर दिया। लूट मार के साथ साथ कत्ले आम तो किया ही, मगर बुधा के मुजस्मों तक को ना छोड़ा। बाहू ढेरी खालिस्तान मजहबी मुकाम था, जहाँ ज़ायरीन इबादत के लिए आते और अपनी मजहबी रसूमात अदा करके वापस लौट जाते। बाहू ढेरी में मौजूद बुद्धिस्ट दौर की ये यादगारें तकरीबन लगभग 2000 साल पुरानी हैं। तारीखदानों ने, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के माहिरीन ने जो रिसर्च की है, उनका ख्याल है कि दूसरी से 5वीं सदी ईस्वी में यहाँ पर यह तामीरात हुई थी और ये भी बुद्धिस्ट कल्चर के ऐन मुताबिक है। एक मरकज़ी स्टूपा है जिसे रेलिक्स स्टूपा कहते हैं और उसके आसपास अतराफ़ में 9 मन्नती स्टूपाज हैं और एक मुराकबा सेल है जहाँ पे जो बुद्ध भक्षु थे वो मुराकबा किया करते थे। मुख्तलिफ एक साथ में हमने आपको बताया बुद्धिस्ट दौर की जो मुख्तलिफ यादगारें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हैं वो आपको हमने दिखाई भी। इसका भी बिल्कुल वही मॉडल फॉलो किया गया, क्योंकि ये भी बुद्ध मज़हब के प्रचार करते थे। तो मरकज़ी स्टूपा तो ये है और इसके अतराफ़ में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर आपको उस दौर के बुद्धा के जो बुत हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन अब शिकस्ता हाल हैं। 2000 साल गुजर गए और सफ़ेद हुंस जिन्होंने यहाँ पर बड़ी जलगार की थी किसी दौर में और जहाँ जाते थे बर्बरियत मचाते थे, वहाँ पर तोड़ फोड़ करते थे और जो चीज़ नज़र आती थी उसका सर काट देते थे। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्टूपाज ऐसे हैं जिनके सर कटे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे ये सफ़ेद हुंस ने नहीं काटे। उन्होंने इसको तख्तो ताराज ज़रूर किया, लेकिन इम्तदाद ज़माना ने भी इस जो यादगारें हैं तारीख़ की, इनको शिद्दत से मुतासर किया और जो बुद्धिस्ट यहाँ पर ज़्यादा काम करते थे, जो बुत बनाते थे वो बनाते थे चूने के पत्थर से। तो चूने का पत्थर भी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता, तो उस वजह से भी इसको खासा नुकसान पहुँचा। यहाँ से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर अजीज़ ढेरी के आसार कदीमा हैं। अजीज़ ढेरी बुद्धमत का मजहबी मुकाम तो था ही, साथ साथ एक बड़ा कारोबारी मरकज़ भी था। यहीं बुद्धमत के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद रिहाइश पजीर भी थी। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन भी यहीं क़याम करते थे। स्वाबी में अजीज़ ढेरी का मुकाम आसार कदीमा के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसकी अहमियत इस वजह से है कि ये बुद्धमत का कदीम मजहबी मुकाम तो है ही है, साथ साथ एक बड़ा शहरी मरकज़ भी था। इसके अतराफ़ में बुद्धिस्ट की बहुत बड़ी आबादियाँ थी और बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट यहाँ पर रहते थे, अपना कारोबार ज़िंदगी चलाते थे। और जब कारोबार ज़िंदगी चलाया जाता है तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई कारोबार भी तो होता होगा। ये तो मरकज़ी स्टूपा है और इसके साथ साथ जो दाएँ हाथ का सारे का सारा ब्लॉक है ये शहरी मरकज़ पर था, मुश्तमिल था। और यहाँ पर हमें बताया गया कि कुछ शॉप्स भी थी जहाँ उस ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक जो अशिया थी उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। बड़ा तारीख़ी लिहाज से अहम मुकाम है। दूसरी मरतबा आपको कह रहा हूँ कि बहुत अहम मुकाम है और इसकी अहमियत की वजह यही है कि ये एक बड़ा मरकज़ था। हमारे साथ डॉक्टर फवाद ख़ान मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट क्यूरेटर हैं स्वाबी के। डॉक्टर साहब, आपने PhD इसी आर्कियोलॉजी में की है? जी बिल्कुल, गंधारा आर्कियोलॉजी। तो फिर तो आप हमें इसकी बड़ी अच्छी बता सकेंगे और बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये अजीज़ ढेरी का जो मुकाम है इसके बारे में बताइए। ये मरकज़ी स्टूपा
यही है अब तक की मालूमात के मुताबिक, क्योंकि ये बाकियों से कुछ साइज में मुझे कम लग रहा है। जी बिल्कुल है, जिस तरह आपने देखा तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर। और जिस तरह आपने शुरू में तारुफ भी किया कि यहाँ पर दो किस्म के हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एक जो सैक्रेड स्ट्रक्चर जो है मतलब उसमें स्टूपाज हैं, और दूसरा सेकुलर साइड भी है इसका। तो सो फार यहाँ पर जो एक्सकेवेशंस हुई हैं हमारी, तो उसके मुताबिक हमें इस साइज़ का सबसे बड़ा स्टूपा यही मिला हुआ है। बाकी वो जो स्टूपाज भी हैं तो उस बेस पर हम सो फार डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये यहाँ का मेन अब स्टूपा। तक का बड़ा जो हमारी तहकीक है उसमें यही है कि मेन स्टूपा यही है, लेकिन इसकी एक्सीवेशन अभी बहुत कम हुई है। एक्सकेवेशन इसके शुरू है मतलब ये 1993 से यहाँ पर एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई थी, जिसमें फर्स्ट टाइम इस मेन स्टूपा पर एक्सकेवेशन हुई थी, और लेटर ऑन फिर 2013 तक यहाँ पर एक्सकेवेशन हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जिस तरह हमने बहू साइट भी देखा तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत साइट है और बहुत ही अहमियत का हामिल है, तो वहाँ पर भी हमने एक्सकेवेशंस किए थे। इस वजह से यहाँ पर कुछ ब्रेक आ गया एक्सकेवेशंस में। अदरवाइज़ हमारे प्लान में है कि यहाँ पर हम काफ़ी पूरी सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन करें इस साइट की। अच्छा, हमने बड़ी गंदारा की साइट्स जो है वो देखी हैं। इस साइट में मैं जो फील कर रहा हूँ कि इसकी मुझे तर्ज तामीर जो है वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है फॉलो तो वही किया जो बुद्धिस्ट दौर में होता था, लेकिन इसमें सफाई बहुत ज़्यादा है। तो ये आखिरी दौर जो बुद्धा का था उसमें ये बना कि इतना ये साफ़ सुथरा और इतनी फिनिशिंग इसमें है। जी अजीज़ डेरी की जो हमारे एक्सकेवेशंस हुए तो उसके मुताबिक इसकी हम 1st सेंचुरी BC से लेकर 11th सेंचुरी AD तक हमारे पास इसकी तारीख़ है। मतलब मुख्तलिफ़ अदवार यहाँ से गुज़रे हुए हैं, तो खामखा मुख्तलिफ़ दौर में लोग इसकी मुरम्मत करते रहे। जिस तरह बाकी साइट्स अगर हम देखें तो जिस तरह वाइट हंस ने हमला किया तो उसके बाद ख़त्म हो गई, लेकिन अजीज़ डेरी में जिस तरह हमने बताया कि ये एक सैक्रेड साइट भी था, मजहबी जगह भी थी और एक शहरी आबादी पर भी मुश्तमिल था, तो उसके साथ साथ इसकी मुरम्मत होती रही, तो इस वजह से काफ़ी बेहतर हालत में हमें मिल रही। अच्छा, सफ़ेद हंस जो है उनके बारे में जब हम तारीख में पढ़ते हैं तो एक बर्बर कौम के तौर पर उनका तस्वुर जहन में उभरता है कि जहाँ वो गए वो हर चीज़ को तख्त ताराज करते गए। इस मुकाम पर भी उन्होंने जलगार की थी। बिल्कुल जी, यहाँ पर भी हमें खुदाई के दौरान उनके सिक्के भी मिले हमें, और बाकी जिस तरह वो जहाँ पर भी उन्होंने हमला किया तो एक तो ये कि उन्होंने ज़्यादातर मकामात को जला भी दिया था, तो उस वजह से हमें खुदाई के दौरान एक जली हुई एक लेयर भी मिलती है, एक ऐशी लेयर हम कहते हैं, तो वो अजीज़ से भी हमें रिपोर्ट हुई है, और उसके अलावा उनके कॉइन्स वगैरह भी हमें मिले हुए हैं जी। अच्छा, ये तो मजहबी मुकाम था जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। हमें ज़रा शहरी आबादी का जो उनका मुकाम था, जहाँ वो लोग कारोबार करते थे, जहाँ उनकी रिहाइशगाहें थी, तो वो भी दिखाएं, वहाँ चलें। जी आए चलते हैं। अच्छा, ये एरिया रिहायशी एरिया था। जी बिल्कुल, ये रिहायशी एरिया था, इसमें कुछ कमरे भी हैं, कुछ शॉप्स भी हैं, वो भी हम अपने खुदाई के दौरान जो हमें यहाँ से मुख्तलिफ़ नवादरात मिले हैं। जिस तरह अभी स्टूप है तो उसके साथ हमें मतलब स्टको या स्टोन के स्कल्पचर्स हमें मिले हुए। इस साइड से हमें पॉटरी वगैरह मिली है, बीड्स हमें काफ़ी तादाद में यहाँ से मिली हुए हैं, बीड्स वर्कशॉप भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इस वजह से हम डिक्लेयर करते हैं कि यह उसका एक शहरी या सेटलमेंट एरिया था। ये जिसमें अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तो ये जो यादगारें यहाँ से आपको मिली, जिनसे आप तयन करते हैं कि ये कौन सा दौर था और यहाँ पर क्या कुछ होता रहा, ये म्यूज़ियम में शिफ्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल, म्यूज़ियम में डिस्प्ले है जी। हाँ, म्यूज़ियम में भी डिस्प्ले हैं इसके काफ़ी एंटिक्विटीज़, और बाकी है कि रिसर्च वाइज भी मतलब हम वेलकम करते हैं आपके चैनल थ्रू भी MPhil PhD स्कॉलर्स को हम वेलकम करते हैं कि आए इस पर अपना रिसर्च करें। अच्छा, आजकल का कारोबार तो मुख्तलिफ है। उस दौर में अगर हम 1000 साल 2000 साल पीछे चले जाएं तारीख में, जी, तो तब यहाँ पर किस किस्म के कारोबार होते थे जी? यही सेम जो हमारा भी होता है जी, ज़्यादातर ये खाने पीने की अशिया, पहनने की अशिया। जी बिल्कुल, ज्वेलरी हमें काफ़ी मिली है इस साइड से, मतलब औरतों के ज्वेलरी ज़ेवरात उसके काफ़ी यहाँ से हमें कलेक्ट हुए हैं, बीड्स, तो सेम उसका यही था जी। अच्छा, बुद्धिस्ट तो इनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये ज़रप्रस्त लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा ये माल और दौलत के फॉलो नहीं करते थे। तो ये कारोबार जो है ये लोकल लेवल पर ही किया जाता था या बाहर के जो लोग आते थे मुख्तलिफ इलाकों से, वो भी यहाँ पर कारोबार करते थे? एक रूट है ना जो सेंट्रल एशिया से या यूरोपियन साइड से शुरू होकर सिल्क रूट को कनेक्ट होता है, जो शाहराह रेशम जो है, जो अभी नहीं बल्कि हज़ारों साल से शाहराह रेशम एक तिजारती गुजरगाह थी जी। तो ये सारा मतलब सेंट्रल एशिया से लोग आकर यहाँ पर ठहरते थे, यहाँ पर स्टे करते थे, फिर फर्दर उस तरफ वो मूव होते थे। तो आप इसकी कितनी एक्सिबिशन अभी तक कर चुके हैं, और क्या आपका अंदाज़ा है कि ये शहर
कितना तवील रकबे पर मोहित हो सकता है? सो फार इसके तो कुछ साइट हमने एक्वायर भी किया है जो हमारे पास है, तो उसमें तकरीबन 20% हम एक्सकेवेशन कर चुके हैं। एक्वायर्ड लैंड की 20%, एक्वायर्ड लैंड की 80% अभी भी बाकी है। इसके अभी रहती है एक्सकेवेशन। और बड़ा बारीकी वाला काम है, टाइम भी बहुत लोग जी, लेता है। बिल्कुल। अजीज ढेरी के आसार कदीमा के बाद हम रानीगढ़ के आसार कदीमा की तरफ चल दिए। बुद्धमत दौर के हजारों वर्ष कदीम ये आसार स्वाबी और बोनेर के सरहदी मुकाम पर पहाड़ की बुलंदी पर वाक़े हैं, जहां से तारीख के झरोकों में झांकने के साथ साथ बोनेर के पहाड़ी सिलसिले और स्वाबी की सरसब्ज वादी का भरपूर नज़ारा किया जा सकता है। रानीगढ़ आसार कदीमा की साइट स्वाबी में बहुत बड़ी साइट है और बताया जाता है कि ये तकरीबन 2000 साल पुरानी आसार कदीमा के ये खंडरात हैं और स्वाबी में वाक़ हैं। लेकिन यहाँ तक जाने में ना बड़ी जस्तजू करनी पड़ती है। यहाँ तक तो मैं गाड़ी में आ गया हूँ। यहाँ से आगे 500 के लगभग सीढ़ियाँ बताई जाती हैं कि जो हैं, जिन्हें हमने अबूर करके ऊपर वो टॉप तक जाना है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, इसकी भी बैक पर ऊपर जब हम जाएंगे थोड़ा सा मज़ीद बुलंदी पे इसके पीछे, तो वहाँ पर रानीगढ़ के आसार कदीमा है। हमने तो तैयार कर लिया, वहाँ जाएंगे। 500 छोड़ें, अगर 1000 सीढ़ियाँ भी हों तो वहाँ जाना है। आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसा रास्ता है और ऊपर जो आसार कदीमा की साइट है वो कैसी है, क्योंकि ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पर पहुँच के इनको छोड़ा नहीं जा सकता रास्ते की सख्ती की वजह से। क्योंकि अगर रास्ता सख्त है तो ऊपर जाकर मंज़र यकीनन बहुत खूबसूरत होगा। आसार कदीमा तो होंगे ही होंगे, पूरी स्वाबी जो वैली है उसका व्यू भी होगा। तो क्या ख्याल है, चलें चल के देखें कैसा है, आएँ फिर। पाँच 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम रानीगढ़ में पहुँच आए हैं और यहाँ के पहला नज़ारा ही जो आप देखते हैं ना, तो आपको एहसास हो जाता है कि आपने ये जो मुशक्क़त उठाई है सीढ़ियाँ चढ़ने की 500, ये कुछ ज़्यादा बड़ी मुशक्क़त नहीं है इस नज़ारे के आगे कि 2000 साल पुराने आसार और इतनी अच्छी हालत में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है। जब हमने यहाँ चढ़ना शुरू किया तो हमें बताया गया था कि 30 से 40 मिनट का ये रास्ता है और 30 से 40 मिनट लग जाते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमें गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की आदत पड़ी हुई है, तो हमने तकरीबन ये 16 से 18 मिनट के दरमियान में ये सफ़र किया है। आप भी कभी आते हैं तो अगर तो आप अच्छे ट्रैकर हैं तो आप इसी ड्यूरेशन में यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग की आदत नहीं है तो फिर आप रास्ते में रेस्ट करके आराम से अपनी तवानाई बहाल करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ क्या कुछ है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है उसके अलावा यहाँ पर एक स्टोरी भी है, एक कहानी भी है, जो कि यहाँ की मुकामी कहानी है। कहानियाँ जो होती हैं वो कहानियाँ ही होती हैं, लाजमी नहीं है कि उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी हो। लेकिन किसी इलाके की कोई लोक कहानी हो तो वो सुनकर अच्छी लगती है। तो जहाँ आपको ये आसार कदीमा दिखाएंगे वहाँ आपको वो कहानी भी सुनवाएंगे। तो पहले आसार कदीमा देखते हैं, फिर कहानी सुनेंगे। रानीगढ़ के आसार कदीमा वसी रकबे पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग अद्वार के बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक बेहतर हालत में है। तारीखदानों का ख्याल है कि ये तीनों स्तूपा बुद्ध मत के मुख्तलिफ अद्वार में तामीर किए गए। फवाद भाई, ये तो बड़े शानदार किस्म के आसार कदीमा है। ये कितने पुराने हैं और किस दर्जा बंदी में आप इनको रखते हैं? जी, रानीगढ़ साइड जो है तो इसके ज़्यादातर यहाँ पर जो खुदाई का काम हुआ है और बाद में कंजर्वेशन तो जापानीज़ आर्कोलॉजिकल मिशन ने, और उन्होंने जो रिपोर्ट्स सबमिट की हैं तो उसके मुताबिक ये साइट 1st सेंचुरी एडी पे यहाँ पर हमें सिथियन पीरियड के कॉइन्स मिले हैं, एज इस किंग के हमें कॉइन्स मिले यहाँ पर, और वहाँ से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक इसकी तारीख बताई जाती है।
तो इस साइट को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक जो इसका मेन स्तूपा एरिया है, फिर एक सेकंड स्तूपा भी है इसमें। यहाँ पर 2 मतलब मेन स्तूपा गुजरे हैं, एक जो सिथियन पीरियड का था, दूसरा फिर कुशान पीरियड में उसको एलिब्रेट किया गया है। तीसरा उसका भी ये एरिया है जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं। और चौथा पीरियड जो इसका, तो जो हम जहाँ से एंटर हुए हैं, जो एक सुरंग सी बनी हुई है, तो ये इसके 4 फेजेस हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के। तो ये मुख्तलिफ अदवार जो थे उसमें ये कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। अदवार भी हम कह सकते हैं, और बाकी इसको हम फेज़ डिक्लेयर करेंगे क्योंकि वो ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन इसमें काम करते रहे। जिस तरह उनकी मतलब एक खानका थी, एक मजहबी एरिया था, खानका भी थी, तो जिस तरह उनमें आबादी बढ़ती गई तो उसी तरह इनके अपनी ज़रूरत के मुताबिक और कमरे बनाते गए अपने लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, जो बुद्ध मत सीखते थे, वो भी यहाँ पर आते थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके ये देख सकते हैं कि पूरे एक मोनेस्ट्री, अब जहाँ पर हम खड़े हैं इसको डिक्लेयर किया गया कि ये जो इस टेंपल के जो खादिमीन थे, तो ये जगह उनके लिए रिजर्व थी, वो यहाँ पर आया करते थे। परमानेंट जो खादमीन यहाँ रहते थे, लोगों की खिदमत करते थे, इस खानका की देखभाल करते थे, वो यहाँ पर रहते थे। जी उनके। अच्छा, ये तो मुझे समझ आती है कि ये तो बिल्डिंग एरिया है सारे का सारा। ये केव्स हैं, गारें बनी हुई हैं पत्थरों के अंदर, और बड़ी महारत से ये बनाई गई है। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बड़ी सफाई से इसकी कटाई की गई है इस पत्थर की। बड़े माहिर लोग थे। जी बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे।
खूबसूरती और अपने तराशने के लिए मशहूर है। तो यही उनकी फ़नकारी थी, यही उनका सरमाया था सब कुछ, क्योंकि वो मज़हब के लिए सब कुछ कर रहे थे उस टाइम। तो ये उनकी दिल लगी थी या उनकी फ़नकारी थी, अपनी मज़हब से मोहब्बत थी, उसके लिए सब कुछ कर रहे थे। तो ये इस तरह की जो गारें हैं ये मुझे मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आई हैं। यहाँ पर कितनी हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ पर हमारे पास साइट पर तो 4 मुख्तलिफ इस तरह की गारें हैं, और बाकी और भी मतलब कुछ तो नेचुरल उसमें भी बने हुए हैं, लेकिन ख़ासकर ये वाले जो हैं तो ये तो पर्पज़ली कट ऑफ हुए हैं उनको। तो जो बुद्धिस्ट ज़ायरीन थे वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते होंगे उस वक्त में थे, क्योंकि बहुत बड़ी साइट है ये। जी बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो जिस तरह हमने इससे पहले अजीज़ डेयरी और बहू का हमने विज़िट किया, तो अगर हम इसको देखें तो एक पूरे एक त्रिकोण की शक्ल में बन रहे हैं, क्योंकि तीनों साइड से एक दूसरे से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि जब अजीज़ डेयरी था तो वो इसका एक सेटलमेंट, एक रिहायशी इलाका था, और बहू और रानीगढ़ ये दोनों उनकी मजहबी जगह थी। तो खूबसूरत जगह है जी, हमें तो बड़ी अच्छी लगी है, और उम्मीद करते हैं कि जो टूरिस्ट आते हैं आर्कियोलॉजी में, जो दिलचस्पी रखते हैं, जो आसार कदीमा में, जो तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, उनको तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। जी बिल्कुल, हम तो आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि इससे हम अपडेशन होगी। इसके अलावा और भी हम कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वगैरह हम अपने इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और यही हमारा सरमाया है टूरिज़म एस्पेक्ट से रिलीजियस टूरिज़म को फ़रोग़ मिले, तो यही हमारा मिशन है। बहुत खूबसूरत जगह है ये तारीख़ी लिहाज से, क्योंकि कुदरती नज़ारों की टूरिज़म तो आप करते हैं, सयाहत आप करते हैं, देखते हैं, जी बहलाते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, लेकिन जब आप ऐसे मुकामात पर आते हैं और तारीख़ के झरोकों में जब आप झांकने की कोशिश करते हैं और देखकर गुमा करते हैं कि वो लोग कितने शानदार लोग थे कि ऐसी सनग्लास जगहों पर उन्होंने इतने ज़बरदस्त बिल्डिंग्स बना दी, स्ट्रक्चर बना दिए, और यहाँ पर अपनी इबादत करते रहे। बड़े अपनी मज़हब के साथ लगाव इन लोगों का नज़र आता है इन तामीरात को देखकर, क्योंकि बहुत अच्छी ये तामीरात है। यहाँ पर बड़ी जगह है देखने के लिए। कोशिश करूँगा कि जो बाकी जगह हैं उनको भी देखूँ, और कुछ समझने की कोशिश भी करूँगा कि ये बुद्धिस्ट जो लोग थे ये अपनी इबादत गाहें किस स्टाइल में बनाते थे, किस अंदाज में बनाते थे, और जब इनके पास लोग आते थे तो उनको कहाँ पर ठहराते थे। देखेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। रानीगढ़ का मुकाम तारीखी, मजहबी और कुदरती सियाहत के लिए मुनासिब मुकाम है, जहां साल भर सियाहों का तांता बंधा रहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जुम्मा और इतवार को रश होता है यहाँ पर, और महीने में कम से कम 300-400 बंद रहते हैं। बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पर आते हैं और अपनी इबादत करते हैं यहाँ पर, और इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग खुश होते हैं यहाँ पर। कुछ देर पहले आपको बताया था कि रानीगढ़ के इस मुकाम से एक कहानी भी मंसूब है। अब वक्त आ गया है कि आपको ये कहानी सुना ही दी जाए। हकीकत में इस कहानी का कोई वजूद है या नहीं, इसके किरदार है या नहीं, अल्लाह ही जाने। लेकिन ये सामने जो बड़ा पत्थर आपको नज़र आ रहा है ना, उस कहानी में इस पत्थर का बड़ा मरकज़ी किरदार है। तो डॉक्टर फवाद ख़ान हमारे साथ हैं, बहुत कुछ उन्होंने हमें यहाँ दिखाया, हमें यहाँ के बारे में मालूमात भी बताई, कहानी भी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, क्योंकि सीना बसीना चलने वाली ये कहानी है। ये है भी इसी इलाके के और इन्होंने भी ये कहानी सुन रखी है। तो बजाय इसके कि मैं आपको वो कहानी बताऊं, डॉक्टर साहब आप ही हमें वो कहानी सुनाएं। क्या कहानी? ये जिस तरह हम देखते हैं कि तकरीबन हर इलाके, हर गांव, शहर, सब के साथ कोई ना कोई लोग कहानियाँ वाबस्ता होती हैं, लोग सुनाते हैं। उसी तरह रानीगढ़ के साथ भी जो इवन जो नाम है रानीगढ़, वो भी इसी पत्थर की वजह से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक यही लोग कहानी है, लोगों की ज़ुबानी सुनी है हमने भी कि कोई रानी इस इलाके पर हुक्मरानी करती थी, और वो शाम के टाइम में इस पत्थर पे जाकर बैठकर अपना मतलब नज़ारा करती थी अपनी रियासत का, और अपने एक्सकर्शन के लिए यहाँ पर बैठा करती थी। तो उस वजह से इसका नाम रानीगढ़ पड़ गया, और रानीगढ़ से फिर ये पूरा इलाका हमारा जो साइट है और ये पूरा इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये रानीगढ़ के नाम से पड़। तो रानीगढ़ को रानीगढ़ इस पत्थर की वजह से कहते हैं। कहानी आपने सुनी है कि रानी जब अपनी रियासत से शाम को चहलकदमी करने के लिए निकलती थी तो इस पत्थर के ऊपर बैठ के अपनी रियासत का नज़ारा करती थी। किस दौर की कहानी है
कौन सी रानी थी, ये किसी को कुछ नहीं पता। बस एक कहानी है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है सीना बसीना, और आज हम तक पहुंची और हमने ये कहानी आप तक पहुंचा दी। यकीन करे ना करे, आपकी मर्जी है, क्योंकि कहानी तो कहानी होती है।